गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका मेन टॉपिक है डिसीजन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। इसे हमें रीड आउट करना है कि डिसीजन स्ट्रक्चर क्या होते हैं। देन हम पढ़ेंगे कौन कौन से डिसीजन स्ट्रक्चर जावा में होते हैं। तो डिसीजन स्ट्रक्चर की डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर हैव वन और मोर कंडीशन टू बी इवेल्युएट और प्रोग्राम along with a statement or a statement that are to be executed if they are determined to be true and optionally other statement to be executed if the condition determined to be false। इन लाइन्स का मीनिंग है जैसे कि हम कभी भी अपने किसी भी वेबसाइट पे एप्लीकेशन में लॉगिन करते हैं तो आप अपना आईडी पासवर्ड डालते हैं, देन उसके बाद में आप लॉगिन करते हैं। ठीक है, आपने अपना आईडी एंटर किया, पासवर्ड एंटर किया, उसके बाद में आप लॉगिन करते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो पहले ये चेक किया जाता है कि आपका आईडी नंबर और आपका पासवर्ड सही है या नहीं। तो एक चेकिंग होती है। एक चेकिंग होने के बाद एक डिसीजन लिया जाता है कि इस पेज से हमें जो भी इस पेज का यूज़र है उसके होम पेज पे उन्हें भेज देना है। मतलब आप अभी सबसे स्टार्टिंग में कहाँ थे? लॉगिन पेज पे। तो जैसे ही आपने अपना आईडी पासवर्ड करेक्ट डाला है वैसे ही आप लॉगिन पेज से कहाँ चले जाओगे? होम पेज पे। तो ये लॉगिन पेज से होम पेज पर जाने का जो डिसीजन होता है, इस तरीके के कई सारे डिसीजन हमारे एप्लीकेशन में लेने होते हैं कि हमें किस मोमेंट पे किस पेज को प्रोवाइड करना है या हमें किस टाइप का एक्शन लेना है। तो एक्शन से रिलेटेड जितने भी डिसीजन होते हैं उन्हें हम डिसीजन स्ट्रक्चर में काउंट करते हैं। डिसीजन एक्चुअली जावा में जितने भी प्रोग्राम्स है, जितना भी वर्क आप कर रहे हैं, उन सभी में डिसीजन की रिक्वायरमेंट होगी और उन डिसीजन के लिए हम डिसीजन स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। डिसीजन स्ट्रक्चर में दो ही कंडीशन होगी, या तो कंडीशन ट्रू होगी या तो कंडीशन फॉल्स होगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आपको आपकी लॉगिन मिल जाएगी। अगर कंडीशन फॉल्स होती है उस केस में आपको आपकी लॉगिन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हम जब भी डिसीजन की बात करते हैं तो डिसीजन में सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, या तो कंडीशन ट्रू होगी या तो कंडीशन फॉल्स होगी। जावा प्रोग्रामिंग में डिसीजन मेकिंग के लिए कई सारे स्टेटमेंट्स का यूज़ किया गया है। हम एक एक को स्टडी करेंगे। स्टेटमेंट्स में जैसे हमारे पास पहला स्टेटमेंट है इफ़ स्टेटमेंट, देन हमारे पास है इफ एल्स स्टेटमेंट, इसके बाद हमें पढ़ना है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट एंड लास्ट इज स्विच स्टेटमेंट। अब जैसा मैंने इस डेफिनेशन को पहले रीड किया तो आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, अगेन मैं इस डेफिनेशन को रीड करती हूँ। डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर एक या एक से ज़्यादा कंडीशंस को एवेल्यूएट करता है। अगर कंडीशन या स्टेटमेंट हमारा ट्रू होता है, अगर कंडीशन या स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा तब क्या होगा? हमारा प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर हमारा कंडीशन ट्रू नहीं होती है उसके अदर स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा। मतलब कंडीशन ट्रू होगी तो वही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ऑप्शनल दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा या वहीं प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ये डिसीजन स्ट्रक्चर में किया जाता है। फर्स्ट इफ स्टेटमेंट, इसकी डेफिनेशन है एन इफ स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ एन बूलियन एक्सप्रेशन फॉलोड बाय वन और मोर स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में क्या होगा? आपके पास एक ही कंडीशन होगी। यदि हमारी कंडीशन ट्रू होगी, जैसे मैंने ये लिखा इफ़ और इसके बाद में मैंने ब्रैकेट ओपन किया, मैंने लिखा 14 इज़ ग्रेटर देन 5। अब आप बोलेंगे कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स हम यहाँ पे चेक करेंगे। आपको पता है कि जो हमारा 14 नंबर होता है, ये 14 नंबर हमारा क्या होता है? हमेशा 5 से ग्रेटर होता है। मतलब हमारी कंडीशन क्या हुई? ट्रू हुई। ठीक है, तो इफ़ स्टेटमेंट में सिर्फ एक ही कंडीशन चेक होगी, क्या ये कंडीशन सही है। इसमें दूसरी कंडीशन चेक नहीं होगी कि इसके अलावा और क्या केसेस हो सकते हैं। हो सकता था एक केस ये होता 13 इज़ ग्रेटर देन 5, एक केस ये हो जाता 4 इज लेसर देन 5, कुछ और भी कंडीशन हो सकती थी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमारे पास ऑप्शनल एक ही कंडीशन है, और अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा आगे अदरवाइज स्टेटमेंट वहीं पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है? इफ स्टेटमेंट में बूलियन एक्सप्रेशन होता है, और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ बूलियन का मतलब होता है सिर्फ दो ही केस होंगे, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो बूलियन एक्सप्रेशन होगा फॉलोड बाय वन और मोर स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखा है? इफ एल्स स्टेटमेंट
एंड इफ एल्स स्टेटमेंट कैन बी फॉलोड बाय एन ऑप्शनल एल्स स्टेटमेंट। मतलब जब भी हम इफ स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे तो इफ स्टेटमेंट के साथ में एल्स स्टेटमेंट आएगा ही, ये बाय डिफ़ॉल्ट होगा, विच एग्जीक्यूट व्हेन द बूलियन एक्सप्रेशन इज फॉल्स। जब आपका इफ स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो उस केस में आपका क्या होगा, एल्स स्टेटमेंट चलेगा। देखो मैं इसे बताती हूँ किस तरीके से होगा। जैसे अभी हमने यहाँ पे इफ़ में कंडीशन दी थी 14 इज़ ग्रेटर देन 5, ठीक है, ये यहाँ पर कंडीशन ट्रू हुई तो ट्रू होने पर हमारे पास आ जाएगा ओके, एक मैसेज जनरेट होगा। जब मान लीजिए अभी हमने क्या चाहा है कि यदि कंडीशन ट्रू हो तो हमारे पास मैसेज क्या आना चाहिए, ओके। ये पहला वाला था इफ़ स्टेटमेंट। इसके बाद में जो हम पढ़ रहे हैं अभी नेक्स्ट सेकेंड नंबर का इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इसमें आपको इफ़ के साथ में एल्स भी मिलेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो ओके आएगा, लेकिन यदि कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या आएगा, नॉट ओके। आपको लिखा आ जाएगा मैसेज एक नॉट ओके का, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दो स्टेटमेंट मिलेंगे। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो पहला ओके मिल जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो नॉट ओके मिलेगा। मतलब कि जब हम सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें इफ़ एल्स की, तो इसमें कंडीशन ट्रू होने पर और फॉल्स होने पर दोनों टाइप पे एक स्टेप दी हुई है। ट्रू होगा तो क्या होगा और फॉल्स होगा तो क्या होगा। लेकिन इसके प्रीवियस जब हमने सिर्फ इफ़ पढ़ा तो उसमें सिर्फ एक ही कंडीशन दी है कि यदि स्टेटमेंट ट्रू होगा तो क्या होगा, फॉल्स की स्टेटमेंट आपको दिया ही नहीं है। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो उस केस में हमें क्या करना है या सिस्टम कैसा रिएक्ट करेगा वो नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ ये दिया है कि ट्रू होने की कंडीशन में क्या करना। तो यहाँ हमें दोनों ऑप्शन अब यहाँ समझ आएंगे क्लियरली। इफ स्टेटमेंट में क्या होगा, एन इफ स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ अ बूलियन एक्सप्रेशन फॉलोड बाय वन और मोर स्टेटमेंट। सेकेंड इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या लिखा है, एंड इफ एल्स स्टेटमेंट कैन बी फॉलोड बाय एन ऑप्शनल एल्स। इफ स्टेटमेंट क्या होगा, फॉलो करेगा एल्स स्टेटमेंट को विच एग्जीक्यूट व्हेन द बूलियन एक्सप्रेशन इज फॉल्स। और एल्स स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होगा जबकि इफ स्टेटमेंट क्या होगा, हमारा फॉल्स होगा, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। यू कैन यूज़ वन इफ और एल्स इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट। जब हम एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरे इफ स्टेटमेंट को चेक करेंगे तो हम उसे बोलेंगे इफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। जैसे अभी जो हम इफ स्टेटमेंट यूज़ कर रहे थे उसमें सिर्फ एक ही चीज़ चेक हो रही थी। मान लीजिए यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ यूज़र नेम, क्या यूज़र का नाम सही है, ठीक है। यूज़र का नाम सही होने के बाद मैंने फिर से कंडीशन लगाई इफ़ की, क्या यूज़र का पासवर्ड सही है, ठीक है। तो ठीक है, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, क्या मैसेज दे देंगे, ओके। लेकिन अगर सही नहीं होगी तो हम क्या कर देंगे, नॉट ओके। और अगर ये भी बाहर आ जाएगी तो हम एक और एल्स लगा के फिर लिख सकते हैं नॉट ओके। मतलब जब हम एक कंडीशन के बाद दूसरी कंडीशन के बाद थर्ड कंडीशन, या हमें और भी ज़्यादा कई कंडीशन चेक करनी है, कंडीशन के अंदर कंडीशन चेक करनी है, तो उस केस में हम किस स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, वो है हमारा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या लिखा है आप पढ़ लेते हैं। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट लिखा है यू कैन यूज़ वन इफ और एल्स इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनादर इफ स्टेटमेंट, है ना। हम क्या करेंगे, एक इफ स्टेटमेंट को दूसरे इफ स्टेटमेंट के अंदर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है, अ स्विच स्टेटमेंट अलाउ अ वेरिएबल टू बी टेस्टेड फॉर इक्वलिटी अगेंस्ट अ लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। स्विच स्टेटमेंट में क्या होगा, आपके पास कहीं सारे केस होंगे, उस केस में से आप अपने फेवरेबल केस को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास हमने कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया, ठीक है। अब इस कैलकुलेटर के प्रोग्राम में मैंने एक स्विच लिया, स्विच क्या, कैलकुलेटर के प्रोग्राम में मैंने एक स्विच बनाया। मान लीजिए अब कैलकुलेटर में कोई एक ही फंक्शन नहीं होता है, एक से ज़्यादा होते हैं, आप सभी जानते हैं। तो मैंने स्विच स्टेटमेंट में एक केस बनाया, केस 1 एडिशन, ठीक है। फिर मैंने एक केस बनाया केस 2 मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कितने केस बनाए, टोटल 2 केस बनाए। अगर यूज़र चाहेगा कि मुझे प्लस करना है तो वो यहाँ पे क्या सेंड करेगा, प्लस। और जब जैसे ही वो प्लस सेंड करेगा तो केस 1 एडिशन वाला प्रोग्राम अपना काम करेगा। लेकिन यदि यूज़र में प्लस की जगह पर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन एंटर किया कि मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो उस केस में
पहला वाला कोड एग्जीक्यूट ना होते हुए सेकंड वाले कोड को एग्जीक्यूशन होगा। मतलब जैसे कैलकुलेटर में आपके पास कई सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन यूज़र जिस बटन को चाहता है कि मुझे प्लस करना है या माइनस, वही केस एग्जीक्यूट होता है, मतलब वही वाला फंक्शन परफॉर्म होता है। सेम हमारे स्विच में भी ऐसे ही होता है। आपके पास कई सारे केसेस होते हैं, एक ही स्विच में हम n नंबर्स ऑफ केसेस यानी मल्टीपल केसेस बना सकते हैं, लेकिन स्विच के वेरिएबल को जो वैल्यू मिलेगी, जैसे मैंने यहाँ लिखा स्विच और इस ब्रैकेट में जो वैल्यू मिलेगी और वो वैल्यू जिस केस से मैच करेगी। जैसे हमने देखा कि अभी यूज़र ने क्या करा, यहाँ पर प्लस वैल्यू लिखी थी। जब यूज़र ने यहाँ पर हमारे स्विच स्टेटमेंट में देखो, अगर स्विच स्टेटमेंट ने यूज़र ने यहाँ पे प्लस लिखा तो मेरा कौन सा केस एग्जीक्यूट हुआ, प्लस वाला। अगर यूज़र यहाँ पर माइनस लेता तो मेरा कौन सा केस एग्जीक्यूट होता, माइनस वाला। अगर मल्टीप्लाई लिखता तो मल्टीप्लाई होता, डिवीज़न बोलता तो डिवीज़न होता। तो यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक ही स्विच स्टेटमेंट में जितने सारे केसेस हैं उनमें से जिसकी रिक्वायरमेंट होगी वही केस हमारा क्या होने वाला है, एग्जीक्यूट होने वाला है। तो स्विच स्टेटमेंट में आपके पास कई सारे केसेस होते हैं और वही केस एग्जीक्यूट होता है जिस वेरिएबल की वैल्यू आपको दी जाती है या वेरिएबल की वैल्यू जिस भी केस से मैच करती है। स्विच के साथ में क्या मिला था हमें, यहाँ पे जो वैल्यू मिली थी उसको हम वेरिएबल बोलेंगे। इस वेरिएबल की वैल्यू जिस केस से मैच होगी वही केस एग्जीक्यूट होगा। समझे आप? मैंने बोला स्विच स्टेटमेंट में यहाँ पे जो वेरिएबल मिलेगा उस वेरिएबल की वैल्यू जिस केस से मैच होगी वही केस एग्जीक्यूट होगा, चाहे आपके पास n नंबर ऑफ केसेस क्यों ना हो। ठीक है, तब हम स्विच स्टेटमेंट की डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। स्विच स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? स्विच स्टेटमेंट बोलता है अ स्विच स्टेटमेंट अलाउ अ वेरिएबल टू बी टेस्टेड फॉर इक्वलिटी, सभी को बराबर से टेस्ट करेंगे और असाइन अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज़, और लिस्ट ऑफ वैल्यूज सभी के पास लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ होती है, उस समय हम उसको टेस्ट करेंगे और जिस वैल्यू से वो वेरिएबल मैच करेगा उसी को वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा डिसीजन स्ट्रक्चर। जितने भी डिसीजन लेने होते हैं जब हम वन पेज से दूसरे पेज पर स्विच करते हैं उस समय जितने भी डिसीजन होते हैं वो सारे डिसीजन स्ट्रक्चर पर डिपेंड करते हैं, चाहे वो वन पेज टू अनदर हो या हमें एक के बाद में दूसरा पेज ओपन करना हो। जो भी टास्क रहता है उस टास्क में कंडीशंस होती है, अगर वो कंडीशन फुलफिल होती है तो उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हमें डिसीजन स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है। बेसिकली मैंने आपको बताया 4 टाइप के डिसीजन स्ट्रक्चर्स होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास इफ स्टेटमेंट, सेकंड है इफ एल्स स्टेटमेंट, थर्ड है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, फोर्थ है स्विच स्टेटमेंट। ओके, तो अब हमें एक एक स्टेटमेंट को और ब्रीफ में पढ़ना है। हम पढ़ेंगे कि इसके सिंटैक्स क्या होते हैं, मतलब इसको कैसे लिखा जाता है, और भी इसके एक एक एग्जाम्पल से हम इसे और क्लियर करेंगे। साथ ही साथ आपको इसका डायग्राम भी मिलेगा कि हमें डायग्राम इसका कैसे बनाना है। Now let's we start our first statement, which is if statement. An if statement consists of a boolean expression followed by one or more statement. ठीक है, एक बुलियन एक्सप्रेशन होगा, जैसे मैंने बोला यहाँ पे इफ़ है और यहाँ पर एक कंडीशन लगी तो यहाँ पर मेरा बुलियन एक्सप्रेशन हुआ, क्योंकि आपको पता है बुलियन एक्सप्रेशन यानी कि आप जिसको भी टेस्ट कर रहे हो उसकी 2 वैल्यू होगी, या तो ट्रू या तो फॉल्स। बुलियन का मतलब भी मैंने आपको इसके पहले भी बताया, बुलियन यानी कि ट्रू और फॉल्स, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो ये बोल रहा है कि इफ़ स्टेटमेंट में एक बुलियन एक्सप्रेशन होता है, तो यहाँ पर हम बुलियन एक्सप्रेशन लिख देंगे और वो बुलियन एक्सप्रेशन के बाद में स्टेटमेंट्स होते हैं, एक के बाद एक स्टेटमेंट होते हैं फॉलोड बाय वन और मोर स्टेटमेंट, जो क्या करता है एक के बाद एक स्टेटमेंट को फॉलो करता है। चलिए अब हम देखते हैं इसका एक्सप्रेशन कैसा होगा, इसका सिंटेक्स कैसा होगा। ये लिखा सिंटेक्स में मैंने जैसा आपको बताया यहाँ पे इफ़ होगा, उसके बाद में आपको स्मॉल ब्रैकेट लगाना है और इस स्मॉल ब्रैकेट में आपको कंडीशन लिखनी है। तो यहाँ वैसे लिखा है इफ़ है और इसके बाद में बुलियन एक्सप्रेशन यहाँ पर होगा। बुलियन एक्सप्रेशन यानी कि जो ट्रू फॉल्स के लिए कंडीशन रखने वाले हैं वो हम बुलियन एक्सप्रेशन या यहाँ पर हम उस कंडीशन को लिखेंगे। देन उसके बाद आगे का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसे ही होगा। हमने स्टेटमेंट लिख दिया, नॉर्मली क्या करा सिर्फ कंडीशन लिखी। मैंने बोला कि इफ़ में आपको ज़्यादा वर्क नहीं है, इफ़ में सिर्फ कंडीशन चेक होगी, इसके लिए हम इफ़ लिखेंगे और यहाँ पर बुलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे और उसके बाद में हम स्टेटमेंट लिख देंगे, जो भी हम स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं। बस इफ़ का एक छोटा सा स्ट्रक्चर या हम इसको बोल सकते हैं छोटा सा सिंटैक्स होता है।
ठीक है। अब इसके बाद में हमें देखना है इसका फ्लो चार्ट कैसा होता है। फ्लो डायग्राम हमने 11th क्लास में रीड किया है और 11th क्लास में हम इसको रीड कर रहे हैं। फ्लो चार्ट में क्या होगा, सबसे स्टार्टिंग में देखिए ये जो पॉइंट लगा है इसको बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, और जो नीचे लगा हुआ है ये पॉइंट लगा के उसके ऊपर एक सर्कल बना है इसको बोलते हैं एंडिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग यहाँ से होगी प्रोग्राम की, जहाँ पर ये स्मॉल डॉट बना हुआ है और स्मॉल डॉट के ऊपर जहाँ सर्कल है वहाँ पर इस प्रोग्राम की एंडिंग होगी। कोई सा भी फ्लो चार्ट आप देखते हैं तो वहाँ आपको इसी तरीके से दिखाई देगा। जहाँ पर आपको ये स्मॉल पॉइंट दिखे आप समझ जाएंगे कि हमारा प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रोग्राम में क्या होने वाला है, कंडीशन चेक होगी और कंडीशन को हमने डायमंड शेप के में रखा हुआ है। कंडीशन को चेक किया। इसका फर्स्ट फेस में हमने क्या करा, जहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होगा वो हमारा डायमंड का फर्स्ट फेस है, अपर फेस, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। कंडीशन चेक होने के बाद अगर कंडीशन सही होगी तभी हमारा रिमेनिंग कोड ऑफ कंडक्ट या हम इसको बोल सकते हैं कंडीशनल कोड एग्जीक्यूट होगा। यदि कंडीशन ट्रू नहीं होती है उस केस में क्या होगा, इफ़ कंडीशन इज फॉल्स प्रोग्राम का एंड हो जाएगा। कुछ भी नहीं होना है, कोई अदर स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्ट प्रोग्राम क्या होगा हमारा एंड हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ छोटा सा इफ़ का स्टेटमेंट है और आपने देखा इसमें कुछ भी नहीं है। एक ही काम होगा, कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ जो हमने लिखा हुआ है उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्ट प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। देखिए अब हम इसको एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल के लिए जो प्रोग्राम दिया है उसमें लिखा है पब्लिक क्लास टेस्ट। हमारे पास एक क्लास है, जैसा मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर्स में बताया कि क्लास होती है, हम क्लास के अंदर कई सारे फंक्शंस बनाते हैं, मेथड्स बनाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो क्लास है उस क्लास का नाम है टेस्ट। यहाँ पर कीवर्ड यूज़ हुआ है क्लास और क्लास का नाम है टेस्ट। अब जैसी क्लास स्टार्ट होगी उसमें एक बाय डिफ़ॉल्ट मेथड होती है। मेथड ये कैसे पहचाना, क्योंकि आप देखेंगे इसके दोनों साइड एक स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इससे हमें क्लियर हो जाता है ये एक मेथड है। तो हमारी क्लास के अंदर जो मेन मेथड है, क्योंकि यहाँ पर कीवर्ड यूज़ हुआ है मेन, इससे पता चलता है कि ये मेन क्लास है। तो एक क्लास जो बनी हुई है पब्लिक क्लास, उसके अंदर एक मेन मेथड बनी है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। ये एक बाय डिफ़ॉल्ट मेन मेथड बनी हुई है। इस मेन मेथड के अंदर हमारे पास वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, वेरिएबल एक्स है जिसकी वैल्यू यहाँ 10 दी हुई है। अब इसके बाद में हमारा बुलियन एक्सप्रेशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले यहाँ कंडीशन चेक हो रही है, यदि अभी ऊपर क्या दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू क्या है 10 है। अब यहाँ पर कंडीशन पूछ रही है क्या एक्स की वैल्यू 20 से कम है, क्योंकि यहाँ 20 लिखा और यहाँ पर x लिखा है, क्या इज x इज लेसर देन 20। तो हमने देखा कि x की वैल्यू 10 है और 10 क्या होता है, स्मॉलर होता है 20 से। तो हमारी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। कंडीशन ट्रू है, मतलब हम अब इस इफ स्टेटमेंट के ब्रैकेट के अंदर आ सकते हैं। आ गए हम इस ब्रैकेट के अंदर और यहाँ क्या लिखा है, यदि कंडीशन ट्रू है तो आपका आउटपुट आना चाहिए दिस इज इफ स्टेटमेंट। और इसके बाद में हम जैसे इफ़ को ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद में मेथड का ब्रैकेट क्लोज करेंगे और लास्ट में हमारी क्लास का ब्रैकेट भी क्लोज करते हुए हम बाहर आएंगे और हमारे पास आउटपुट क्या मिलता है, दिस इज इफ स्टेटमेंट। मतलब कि जो कंडीशन दी थी वो क्या हुई है, ट्रू। समझ में आया? तो हमारी पास इस तरह से हम इफ स्टेटमेंट की कंडीशन को चेक करते हैं। यदि कंडीशन ट्रू होती है तभी हम प्रोग्राम को आगे एग्जीक्यूट होने देते हैं, अदरवाइज हम प्रोग्राम को वहीं पे टर्मिनेट कर देते हैं। इस प्रकार से हमने इफ़ स्टेटमेंट को देखा, उसके फ्लो चार्ट को देखा। अब हम इफ एल्स स्टेटमेंट को देखेंगे। इफ एल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर यदि स्टेटमेंट सही होता है तो इफ़ के अंदर का कोड एग्जीक्यूट, पहले इसकी कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ के अंदर जो लिखा है, इफ़ का जो ब्रैकेट ओपन हुआ है इसके अंदर जो लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। लेकिन यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो जो कोड एल्स के अंदर लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, है ना। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ़ के ब्रैकेट में जो लिखा वो लिखाएगा और अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स के ब्रैकेट में जो लिखा है वो लिखाएगा। अब हम इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं और सिंटेक्स भी देखो। यहाँ पर सेम वही सिंटेक्स दिया जो मैं आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर रही हूँ। क्या, इफ़ में पहले बुलियन एक्सप्रेशन है, अगर सही होता है तो एग्जीक्यूट होगा, बुलियन एक्सप्रेशन इज ट्रू।
उसके बाद में यहाँ पर बाद में आया एल्स, और एल्स में क्या है, एल्स के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा जब क्या होगा, स्टेटमेंट फॉल्स, ट्रू होगा तो इफ़ का, अगर फॉल्स होगा तो एल्स का। इसके फ्लो डायग्राम जैसा मैंने आपको बताया पॉइंट से स्टार्ट होता है। सबसे पहले स्टार्ट होने पर कंडीशन चेक होगी, यदि कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट वो एग्जीक्यूट होगा जो इफ़ के अंदर लिखा है, लेकिन यदि कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट वो एग्जीक्यूट होगा जो एल्स के अंदर लिखा है। बाद में ये अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद इसको भी टर्मिनेट होना है और इसको भी अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद टर्मिनेट होना है। तो यहाँ पर हमने देखा कोड तो एग्जीक्यूट होगा, यह कंडीशन ट्रू हो चाहे कंडीशन फॉल्स। वहाँ पे ऐसा था स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होता, कोड तभी एग्जीक्यूट होता है जब कंडीशन ट्रू होती तभी होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि ट्रू हो चाहे फॉल्स हो दोनों कंडीशन में कोड एग्जीक्यूट होगा, बट ट्रू होने पर कुछ और लिखा आएगा और फॉल्स लिखने होने पर कुछ और लिखा आएगा। ये समझने के लिए हम इसके एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं। देखिए इसके एग्जाम्पल में लिखा है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक क्लास है जिसका नाम है पब्लिक क्लास टेस्ट। इस क्लास के बाद में ये मेन मेथड है। इस मेन मेथड में हमने एक वेरिएबल दिया है जिसकी वैल्यू कितनी है, 30। इस वेरिएबल की वैल्यू हमने कितनी दे दी, 30 दे दी। अब हम देखते हैं कि जो इस वेरिएबल की वैल्यू है 30, इसके बाद जो कंडीशन दी, कंडीशन क्या है कि 30 हमारा क्या छोटा है 20 से, तो हमने देखा नहीं 30 लेसर देन 20 नहीं है, तो हमारी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होने की स्थिति में अब ये कहाँ चला जाएगा, एल्स के पास, और एल्स के पास जाने के बाद जो कोड एल्स के अंदर लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ एल्स के अंदर जो कोड लिखा है वो है दिस इज़ एल्स स्टेटमेंट। तो अब हम इसको और आगे देखते हैं कि इसका आउटपुट आया क्या। तो आउटपुट इसका आया है दिस इज एल्स स्टेटमेंट। आपको सबसे ऊपर एक लाइन देखिएगा इस पेज पर, क्या लिखा है, दिस इज एल्स स्टेटमेंट। मतलब कि जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, हमने चेक किया था कि 30 छोटा है क्या 20 से, तो हमारी कंडीशन क्या हुई थी, फॉल्स। और फॉल्स होने पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आउटपुट आया वो आउटपुट किसका आया हुआ है, एल्स का आउटपुट आया हुआ है। क्लियर। इस तरीके से अभी तक हमने इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट को स्टडी किया। अब हम देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट मतलब कि नेस्टेड स्टेटमेंट होता है, एक के बाद एक इफ एल्स चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सिंटेक्स लिखा हुआ है, इफ बूलियन एक्सप्रेशन चेक होगा, कंडीशन ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट होगा, यदि वो फॉल्स होती तो हम एल्स पे आएंगे, लेकिन इस बार हमने क्या है, एल्स के साथ में फिर से एक इफ जोड़ दिया। पहली कंडीशन सही नहीं तो दूसरी चेक करते हैं, दूसरी अगर सही है तो ओके, और नहीं है तो फिर से हम एल्स पे जाएंगे। फिर हमने क्या करा है, एल्स के साथ फिर से इफ जोड़ दिया और कंडीशन 3 चेक करी। इस तरीके से हम जब तक चाहें जितनी कंडीशन चाहें वो चेक करते सकते हैं। तो ये हमारा एक और स्टेटमेंट है जो आपके मेन स्टेटमेंट में डिस्क्राइब नहीं किया गया है, लेकिन इसमें क्या होता है, सबसे पहले इफ़ की कंडीशन चेक होती है। यदि इफ़ की कंडीशन फॉल्स होती है तो जैसा आप जानते हैं कि कंडीशन फॉल्स होने पर वो एल्स में आ जाता है। यहाँ पर एल्स में इसको टर्मिनेट नहीं करते हुए हमने एल्स के साथ फिर से इफ़ जोड़ दिया और यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी। यदि इफ़ की कंडीशन चेक नहीं होगी तो फिर से हम एल्स पे जाएंगे और एल्स के साथ में फिर से इफ़ जोड़ देंगे। अगर इस इफ़ की कंडीशन भी नहीं ट्रू होती है तो फिर से हम एल्स पे जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो हमेशा स्टार्ट इफ़ से होगा और एंड एल्स से ही होना चाहिए, चाहे कितने भी बीच में एल्स इफ़ आ जाए, इसके बाद एल्स कितने भी आ जाएं, लेकिन हम उसके बाद में उसको टर्मिनेट नहीं करेंगे, वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट को कंटिन्यू करना है। अब इसका एग्जाम्पल और हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है इसमें हम देख रहे हैं, यहाँ पर दिया है पब्लिक क्लास टेस्ट। यहाँ पर एक क्लास है जिसका नाम है टेस्ट है। इस क्लास के अंदर एक मेथड है और उसे हम मेन मेथड कहते हैं। मेन मेथड के अंदर हमारे पास x की वैल्यू दी हुई है 30। ठीक है, और इसके बाद हम पहली बार कंडीशन चेक कर रहे हैं इफ़ के अंदर। अभी हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू जो है क्या वो 10 के बराबर है। यहाँ लिखा हुआ है x इक्वल टू 10,
तो क्या आपको लगता है कि 30 और 10 आपस में बराबर है? नहीं, तो हम कंडीशन दूसरी चेक करेंगे। इसके नीचे जो कंडीशन है वो बोल रही है कि x इक्वल टू 20, तो आप देखेंगे क्या 30 इक्वल टू 20 है, तो आपको फिर से कंडीशन यहाँ पर भी फॉल्स दिखेगी। फिर हम नीचे नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखेंगे, यहाँ पे चेक किया कि क्या 30 इक्वल टू 30 है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी कंडीशन ट्रू होती है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम पहली कंडीशन चेक करेंगे, पहली फॉल्स होगी तो दूसरी चेक करेंगे, दूसरी फॉल्स होगी तो तीसरी चेक करेंगे, और हम कंडीशंस को जब तक चेक करते रहेंगे जब तक कि हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हो जाता। तो इस तरीके से जब हम एक के बाद एक कंडीशंस को चेक करते रहते हैं और हम मल्टीपल कंडीशंस को अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमें इफ़ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया, जैसे मान लीजिए आपने अपना पासवर्ड ट्राई करते हो, पहला ट्राई किया ये आपका नहीं, दूसरा ट्राई किया दूसरा नहीं, तीसरा, तो इस तरीके से, या हम जब अलग अलग यूज़र लॉगिन करते तो उनके लिए अलग अलग फैसिलिटी आपको वहाँ पर मिलती है। तो ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट था। इसके बाद में अब नेक्स्ट हमारा जो स्टेटमेंट है वही जो हमने अभी स्टडी किया कि नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा हमारा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होता है, आपको मैंने जैसे बताया था कि नेस्टेड इफ और इफ एल्स में क्या डिफरेंस है। हम पहला इफ स्टेटमेंट लेंगे, इसके अंदर फिर से एक इफ स्टेटमेंट लेंगे, और अगर हमें लगता है तो हम इसके अंदर फिर से इफ स्टेटमेंट लेंगे, और इफ के बाद में हम चाहें तो एल्स ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट। ठीक है, ये दोनों में अंतर है। नेस्टेड इफ में क्या किया हमने, एक इफ एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स, दूसरे इफ एल्स के अंदर तीसरा इफ एल्स, ऐसे करके हमने जब यूज़ किया तो इसको नेस्टेड बोला। जबकि हमने इफ एल्स में क्या किया, इफ एल्स फिर इफ एल्स फिर अगेन इफ एल्स, तो दोनों में डिफरेंस है। वो इफ एल्स के अंदर था, और यहाँ पे इफ़ के अंदर अनादर इफ है, इफ़ के अंदर अनादर इफ है। तो अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है, हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम जो हम लेकर चल रहे हैं पब्लिक क्लास टेस्ट। उस क्लास के अंदर एक मेथड है जिसे हम मेन मेथड बोल रहे हैं। वैल्यू क्या दी है, x की वैल्यू 30 है, y की वैल्यू क्या है 10 है। हमारे पास यहाँ पर एक इफ स्टेटमेंट है जिसमें x की वैल्यू बोला गया है, x की वैल्यू क्या 30, और कंडीशन है 30 इक्वल टू 30 है। हाँ, तो कंडीशन ट्रू है। हम आगे देखेंगे क्या 10 इक्वल टू 10 है, कंडीशन फिर से ट्रू हुई, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 10, मतलब x इक्वल टू 30 एंड y इक्वल टू 10। अब देख रहे हैं आप, यहाँ पर देखेंगे तो आपको आउटपुट क्या मिला, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 10 है। तो हमने जब एक इफ़ के अंदर यहाँ पर आप इसको देखेंगे तो आपको क्लियरली डिफरेंस समझ में आएगा। जैसा मैं आपको बोल रही हूँ, नेस्टेड में क्या होता है, एक इफ़ है उसके अंदर फिर से इफ़ है, और ये कंटिन्यू रहेगा जब तक कि हम नहीं चाहते, हमारी कंडीशंस को हम कम्प्लीटली चेक नहीं कर लेते। तो इस तरीके से हम नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट को देखते हैं। देन लास्ट जो स्टेटमेंट हमारा अब आने वाला है वो है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट, जैसा मैंने आपको बोला था कि स्विच स्टेटमेंट में हम कीवर्ड यूज़ करते हैं स्विच, और उसके साथ में उसका एक्सप्रेशन होता है। जब भी हम स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं तो स्विच स्टेटमेंट के साथ में एक उसका एक्सप्रेशन होता है। वो एक्सप्रेशन जिस भी केस से मैच करता है, वो एक्सप्रेशन जिस भी केस से मैच करेगा वही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, वही केस एग्जीक्यूट होगा। लेकिन यदि स्विच स्टेटमेंट में दिया गया एक्सप्रेशन किसी से मैच नहीं करेगा, उस केस में एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगी, है ना। नॉर्मली यूज़र जो वैल्यू देता है, जो भी एक्सप्रेशन देता है, वो किसी ना किसी केस से मैच कर ही जाता है। जैसे ये मैंने स्विच में यहाँ बताया था कैलकुलेटर का एग्जांपल लेकर कि स्विच में जो एक्सप्रेशन आया है वो है प्लस का, और ये किसी ना किसी केस से मैच कर जाएगा। अगर यूज़र ने माइनस दिया है तो वो माइनस भी किसी ना किसी केस से मैच हो जाएगा। यदि वो किसी केस से मैच नहीं होता है, उस केस में यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट है, लिखा आ जाएगा कि आपकी वैल्यू किसी से भी मैच नहीं हो रही, या आप जो भी लिख कर देना चाहें कि ट्राई अगेन लेटर, डिफ़ॉल्ट में सेट हो जाएगा। जब भी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टेटमेंट आ जाएगा।
ठीक है। स्विच स्टेटमेंट के अंदर आपको एक और चीज़ नोट रखनी है अपने माइंड में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको हर केस के बाद में ब्रेक का यूज़ करना है। देखिए, केस नंबर फर्स्ट के बाद भी ब्रेक लिखा है, केस नंबर 2 के बाद में भी ब्रेक लिखा है। अगर आप ब्रेक को यूज़ नहीं करते हैं उस स्थिति में क्या होगा, मान लीजिए आपने जो एक्सप्रेशन दिया वो प्लस का दिया और ये केस भी प्लस का था, तो प्लस के लिए जो स्टेटमेंट होना है वो एग्जीक्यूट होने के बाद सेकेंड केस माइनस भी करके दे देगा और उसके बाद में ऑप्शनल भी करके दे देगा। मतलब प्रोग्राम रुकेगा ही नहीं और जब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक कि उसको ब्रेक नहीं मिलता है। तो हमारे स्विच स्टेटमेंट में ब्रेक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ब्रेक नहीं मिलेगा तो पूरा की पूरा प्रोग्राम अपनी कंडीशन को चेक किए बिना कंटिन्यू एग्जीक्यूट होता रहेगा। जहाँ से वो स्टार्ट हुआ है वहाँ से वो एंड तक टर्मिनेट हुए बिना रुका रहेगा। ये सारे रूल्स हमारे स्विच स्टेटमेंट में दिए हुए हैं। स्विच स्टेटमेंट में लिखा है कि हर केस के बाद आपको ब्रेक यूज़ करना है, आपको एक्सप्रेशन की में केस कीवर्ड का यूज़ करना है, स्विच के लिए स्विच कीवर्ड का यूज़ करना है, आपको एक डिफ़ॉल्टर देना ज़रूरी है। ये सारे नियम, ये सारे रूल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं नीचे स्विच के। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारे पास डिसीजन स्ट्रक्चर में इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट और लास्ट स्विच स्टेटमेंट होता है। थैंक यू।